हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हो सब लोग? ये है आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स बाय आशुतोष सर, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स फॉर IIT-JEE, NEET एंड फॉर 11th and 12th as well. So this is fluids and elasticity for JEE Advance, lecture number 4th and the last lecture. सवाल नंबर 15 से जर्नी शुरू करते हैं। एक अपने को इस तरह का उसने सेटअप दे रखा है। ठीक है सर, अच्छा सवाल है। एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, लेंथ पता है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में उड़ाएंगे, है ना। मास कितना आपने को दे रखा है और यहाँ तक वाटर में डेप्ड है। इस एंड पे उसको हिंज कर रखा है। हिंज मतलब इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस। जैसे ये तुम्हारा रॉड है और ये इस एक्सेस के अबाउट फ्री है टू रोटेट लाइक दिस, इस तरह से घूम सकता है। ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट उसने हिंज कर रखा है। डिटरमिन इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा देख रहा है, एक तो यू पूछ रहा है फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्टेड बाय द हिंज। हिंज जो है कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये भी पूछता है। तो देखो, बड़ा मज़ेदार सवाल है। इस सवाल में हम लोग रॉड के दो इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? एक उसके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा उसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रॉड कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है जैसे, है ना। ऐसा है, ठीक है। रॉड ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, नेट एक्शन फोर्स 0 है, फोर्सेस बैलेंस कराएंगे। रॉड जो है रोटेट भी नहीं कर रहा है, नेट एक्शन टॉर्क 0 है, टॉर्क्स बैलेंस कराएंगे। तो पहले हम लोग, ठीक है, ट्रांसलेशनल की कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो रॉड पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो साहब सेंटर ऑफ मास से उसका वेट लगेगा, किसी कोई शक नहीं। अब सवाल आता है जो अपथ्रस्ट लगाएगा लिक्विड इस रॉड पे, उसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? वो कहाँ से लगेगा? क्या सेंटर ऑफ मास से लगेगा? यहाँ पे लिक्विड रॉड पे जो अपथ्रस्ट लगाएगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। जो अपथ्रस्ट लगता है उसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ पे होता है? तो वो होता है सिस्टम के इमर्स पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे। सिस्टम का ये जो इमर्स पोर्शन है ना, पूरा पोर्शन नहीं, पूरा रॉड नहीं, है ना, रॉड का जितना इमर्स पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ मास से फोर्स ऑफ बॉयंसी लगती है। ये कहानी है ना। तो देखो, जैसे मान ले इस पोर्शन का लेंथ x है। मैं साहब यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है ना, उसको x मान लेता हूँ, तो पक्की बात है दोस्त x/2 यहाँ कहीं से फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही होगी। ये कहानी है, x/2 से, मतलब ये डिस्टेंस अगर आप पूछें तो साहब ये x/2 होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि अपथ्रस्ट आप कहाँ से लगता है? ये लगता है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ इमर्स पोर्शन ऑफ द सिस्टम। कहाँ पे? एट CM, पूरी बॉडी के नहीं, इमर्स पोर्शन, एट CM ऑफ इमर्स्ड पोर्शन। तो ये छोटे छोटे फंडे हैं, ध्यान रखें भाई। जो इमर्स पोर्शन का CM है, पूरे सिस्टम का CM नहीं, जो इमर्स पोर्शन का CM है, वहाँ से फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगी, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नो डाउट है ना, ये जो एक्सेस है, ये जो हिंज है, ये कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये देख, ऐसा रॉड है और ऐसा हिंज है, तो हिंज पक्की बात है दोस्त हॉरिजॉन्टल में तो लगाएगा नहीं, क्योंकि बाकी फोर्सेस वर्टिकल में लग रहे हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए नो डाउट है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, इनक्लाइंड नहीं हो सकता है। क्योंकि सोच के देख, बाकी जो फोर्सेस हैं जैसे mg है या अपथ्रस्ट है, वो तो यार ऊपर लग रहे हैं। तुम अगर हॉरिजॉन्टल में लगा दोगे तो हॉरिजॉन्टल में तो रॉड भाग जाएगा, है ना, उसको बैलेंस कौन करेगा? तो पक्की बात है, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन है, इसका कोई भी कंपोनेंट, राइट, वो हॉरिजॉन्टल में नहीं एक्ट कर सकता। वो पक्की बात है, वो एग्जैक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब या तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। वो डिपेंड करेगा कि साहब mg बड़ा है या अपथ्रस्ट बड़ा है, उसको बैलेंस करने के लिए अब तो ऊपर लग जाएगा या फिर नीचे एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अपने को पता नहीं है, मैंने मान लिया सपोज, है ना, कि लेट्स से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो पहली क्वेश्चन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, क्या हम सिस्टम ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, नेट एक्शन फोर्स 0 है, सारे फोर्सेस को बैलेंस करा दो।
बोलो भाई, क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? इसकी जरूरत आखिरी में पड़ेगी सेकंड पार्ट में, जब अपने को नॉर्मल रिलेशन निकालना होगा। अभी ऐसे बना के रख लिया है, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड इक्वेशन की अपने को पहले यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो, जब भी कोई सिस्टम घूमता नहीं है, जब भी कोई सिस्टम रोटेट नहीं करता है, तो उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, या सारे के सारे टॉर्क्स बैलेंस। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो वो हर पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में होता है दोस्त। मतलब यू कैन बैलेंस द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, है ना। तो देखो, मैं साहब कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ, ये अबाउट ओ। कहाँ? अबाउट पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अबाउट लगने वाले सारे के सारे टॉर्क्स बैलेंस करेंगे। इसी पॉइंट को क्यों पकड़ा? क्योंकि एक फोर्स का टॉर्क कम हो जाएगा। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है ना हिंज, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क एज इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ऐसा है। तो अबाउट ओ अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल डायरेक्शन का तो यार टॉर्क जीरो हो जाएगा, फोर्स इंटू आप परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, यहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? तो ये फंडा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सोचें। अबाउट दिस एक्सेस, अबाउट दिस पॉइंट, क्या एफ अब जो है इधर घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? क्या जो ग्रेविटी है वो इधर घुमाने की कोशिश कर रही होगी? फील कर, फोर्स इधर लगा रहा है तो रॉड इधर भागने की कोशिश करेगा, अब थ्रस्ट इधर लग रहा है तो इधर भागने की कोशिश कर रहा होगा। तो जितना अब थ्रस्ट का इधर टॉर्क उतना ही ग्रेविटी का इधर टॉर्क, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा, सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखो इक्वेशन दोस्त हम लोग ये लिखने वाले हैं, इक्वेशन ध्यान समझें। अब थ्रस्ट का टॉर्क, ग्रेविटी का टॉर्क निकालेंगे कैसे? तो मैं लिख रहा हूँ अबाउट पॉइंट ओ, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना। बोलो भाई, क्या कहना है? इक्वेशन तुम लोग पकड़ पा रहे हो? नहीं, कॉस थीटा, कॉस थीटा सन नहीं आएगा, कॉस थीटा। देखो कैसे कैसे लिखी गई है ना। पहले अब थ्रस्ट के टॉर्क से हम लोग शुरू करते हैं। तो फोर्स हो गया कितना? एफ अप, ठीक है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का रेफरेंस पॉइंट मतलब इस ओ पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? तो देखो, ये हमें पता है, एक्स बाई टू पूरा एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस एक्स है, वो हम लोग निकाल लेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। तो ये कितना है? एक्स बाई टू का थीटा के डायरेक्शन में ये कॉम्पाउंड कितना दिख रहा है? तो एक्स बाई टू कॉस थीटा चिपका दिया है। ऐसे ही एम जी का देख लो, तो फोर्स कितना हो गया? एम जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, है ना, ओ पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ये कितना है? तो देखो ये पूरा कितना है? एक्स, एक्स का थीटा के डायरेक्शन में एक्स कॉस थीटा। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से एल बाई टू पे होगा, सी एम पूरा का पूरा लेंथ एल है ना, तो सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस कितना होगा? एल बाई टू। तो इस एल बाई टू का थीटा का डायरेक्शन ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? सोच पा रहे हो? फिर समझ लें। अब थ्रस्ट तो फोर्स हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पूरा देख एक्स है, उसका आधा कितना हो गया? एक्स बाई टू, राइट। दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। पूरा डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस दिख रहा है? एक्स बाई टू। एक्स बाई टू का ये कितना? एक्स बाई टू कॉस थीटा। और वही करनी फॉर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का कितना हो जाएगा? तो देख पूरा लेंथ कितना है? एल। अब सेंटर ऑफ मास मतलब पक्की बात है एल बाई टू, तो एल बाई टू का थीटा का डायरेक्शन में कितना? एल बाई टू कॉस थीटा। टू निपटा दे, थीटा थीटा भी ये सब उड़ जाएगा। अच्छा, अब थ्रस्ट का वो वाला फॉर्मूला घुमाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? अब थ्रस्ट का यहाँ पे हम लोग उस फॉर्म में फॉर्मूला घुमाएंगे। किस फॉर्म में? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड डेंसिटी डिस्प्लेस लिक्विड का। तो देखो लिख रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाएं। जैसे यहाँ पे शायद उसने वाटर दे रखा है, क्या दे रखा है? इसमें वाटर दे रखा है। तो वाटर मतलब वाटर का डेंसिटी और वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं, और मल्टीप्लाइड बाई जी। और इधर तो खैर ठीक है, एम जी एल ये सब अपने को दिया हुआ है। हाँ, देखो कैसे कैसे इसको लिख रहे हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। देख, तो अब थ्रस्ट कितना होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो डिस्प्लेस लिक्विड डेंसिटी, अब वाटर का डेंसिटी तो वाटर का डेंसिटी चिपका दे, ठीक है। डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ऑफ रॉड इमर्स होगी उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा। तो हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस? तो देखो रॉड का वॉल्यूम कितना होगा? दिस एरिया इनटू दिस लेंथ। ये सुनो, रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपने को दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वो रॉड का वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मान ले इस तरह का कुछ रॉड है,
फील कर पा रहा है? ये एरिया और मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ ऑफ इमर्स पोर्शन, एक्स हमने मान लिया था स्टार्टिंग में, क्या? इट इज लेंथ ऑफ इमर्स्ड पोर्शन ऑफ रॉड, इमर्स्ड पोर्शन ऑफ रॉड। क्लियर है? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया और मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ मतलब एक्स। क्लियर है? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड विच इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट। ये वाला तो एक्स एसिड है और इधर वाली तो पार्टी शेप है, तो उसमें एक्स इंटू एक्स, एक्स के टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, बाकी टर्म्स दूसरी साइड। बोलो भाई क्लियर है? ये जी निपटा दिया है, तो इधर से एम एल बचा और इधर से रो डब्ल्यू और ए बचा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स कितना है वो निकाल लेंगे। यहाँ से दोस्त हम लोग तो देखो वैल्यू चिपका रहा हूँ, क्या क्या वैल्यूज अपने को गिवन है। तो एम का मतलब रॉड का मास है विच इज 2.5 kg, लेंथ मान लो 4, ठीक है। वाटर का डेंसिटी अभी अपने को पता होना चाहिए एम के एस में, सी जी एस में होता है 1 ग्राम पर एम एल, एम के एस में क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये कई बार गिवन नहीं होता है, है ना, अपने को याद रखना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से यहाँ पे देखें, उसने थोड़ा सा चेंज किया है। जनरली क्या होता है ना, इस तरह का सिलिंड्रिकल रॉड लेता है, बट उसने इस बार स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला रॉड पकड़ा है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्या होता है तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे इस तरह का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ये देख पा रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन है इट्स नॉट सर्कुलर, ये देख, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ना। तो उसका जो रॉड है वो इस तरह का रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरह का है, देख स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का सेंस दोस्त ये होगा, जैसे बोलता है कि साहब 5 सेंटी इंटू 5 सेंटीमीटर, है ना, और ये इस तरह का ऐसे रॉड जा रहा होगा, तो जो एरिया होगा वो इस फॉर्म में होगा, स्क्वायर का एरिया, तो 5 इंटू 5 मतलब 25 हो जाएगा। बट ध्यान रखें ये दोस्त 25 किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से इसको चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना दोस्त एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। देखो तो थीटा निकालने के लिए सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो सवाल में, मैं डायग्राम को थोड़ा सा अलग से दिखाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मच हो गया। अरे ये ऐसा रॉड जा रहा है और हमने जो x माना था दोस्त ये माना था, थीटा मतलब ये है, और डायग्राम में देखो ये वाली जो साइड है ये अपने को मान लो 2 मीटर दे रखी है। कुछ नहीं करना है, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या घुमाएगा, साइन थीटा घुमा ले। इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में साइन थीटा घुमा रहा हूँ, हो जाएगा भाई। कुछ नहीं, x की वैल्यू बस यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, थीटा कितना निकल आएगा। तो ये तुम्हारे पहले पार्ट का जवाब है। अब आता है सेकंड पार्ट पे, क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन पहले ही बना चुके हैं, राइट। एम जी कितना है, अपथर्स कितना, चिपका दे, निकल आएगा। अपथर्स की वैल्यू क्या हम लोग पिछले केस में निकाल चुके हैं, जब एक्स निकाला था ना वहाँ पे वही वाली वैल्यू में छाप दे रहा हूँ, है ना। रो डब्ल्यू इंटू ए इंटू, देख लो भाई क्लियर है। अब थ्रस्ट कितना होगा, उतने जितना कि वेट का लिक्विड डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। तो देखो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम सिर्फ ये होगा जितने वॉल्यूम की रॉड इमर्स्ड है। तो रॉड का दोस्त एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ, एरिया इंटू टोटल लेंथ। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब मास इंटू जी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड विच इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट। सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन है, राइट, चिपका दे। तो देखो एन की वैल्यू आएगी, डेटा क्या क्या है वो चिपका रहा हूँ। रॉड का दोस्त अपने को मास मान लो 2.5, जी की वैल्यू 10, वाटर डेंसिटी, है ना, और क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 है, 5 इंटू 5 है ना, ये वाला है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो 5 इंटू 5 वट वो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर था, मैं मीटर स्क्वायर में चिपका रहा हूँ। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं पिछले कैलकुलेशन से, है ना। तो एक्स की वैल्यू जो निकाल चुके हैं ना उसको बस यहाँ पे चिपका देना, और जी की वैल्यू तो पता ही है, एक्स की वैल्यू जो निकाला है बस यहाँ पे छाप दे। तो एन की वैल्यू कितना है, न्यूटन में निकल आएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन का बोलती है कोई भी कंपोनेंट, अगर
नॉर्मल रिएक्शन का तुम बोलते हो कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में लग रहा है तो इसको बैलेंस कौन करेगा, समझ रहे ना, इसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स ही नहीं है, तो ये तो यार अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। इट विल मेक दिस रॉड मूव अलोंग राइट डायरेक्शन विच इज़ नेवर एवर पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है रॉड इज हियर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, चुपचाप बैठा है जैसे समझ में आ रहा है ना, ऐसी कहानी। क्लियर है? सवाल नंबर ठीक है भाई, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, ये हमारे समय का सवाल है 90s का सवाल है, ठीक है जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, असली में पेपर तो वही होते थे रे ठीक है, ऐसा है। अब तो रे टिक मार के चले हो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है बहुत गलत बात है, नहीं, बहुत नाइंसाफ़ी ठीक है हमारे साथ बताइए, हमारे समय में पेपर सब्जेक्टो दे दिया था, अभी ऑब्जेक्टो कर दिया है तो देख ऐसा है सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें दो डिफरेंट लिक्विड भर दिए हैं, डिफरेंट लिक्विड मतलब लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। ये जो लिक्विड भरेला है रो 1 का है, ये जो लिक्विड भरेला है ये मान ले रो 2 का है, ठीक है, और दोनों को इक्वल हाइट तक फिल कर दिया है एच ईच, और यहाँ से सब कुछ वाई पे एक उसने छोटा सा ऑरिफिस बना दिया है जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो पहले पार्ट में वही पूछता है, बता वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है, तो इस वेलोसिटी के लिए यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज दैट फार्मूला कि यार v बराबर √2gh, h की वैल्यू ये चिपका दे, है ना h की वैल्यू तुम सोचो साहब, ये हम चिपका देते हैं ना कि सरफेस से ऑरिफिस तक का डेप्थ कितना है। वो फंडा कब तक अप्लीकेबल होता है, वो फंडा तब तक अप्लीकेबल होता है जब तक तुम्हारे पास ऑरिफिस से लेके टॉप तक का लिक्विड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब सेम डेंसिटी का हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये अलग है ये अलग, तो यार एडवांस का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, बर्नौली इक्वेशन घुमाना पड़ेगा, जस्ट इनसाइड द ऑरिफिस एंड जस्ट आउटसाइड द ऑरिफिस घुमाते देख। एक बार यहाँ पे 2 पॉइंट मैं पकड़ लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, और सिंस दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो बर्नौली इक्वेशन उस फॉर्म में यूज़ होगा क्या, P + ½ ρ V² बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो मैं घुमा रहा हूँ, है ना, वैल्यूज लिख रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। बोलो भाई, इक्वेशन पकड़ पा रहे हो तुम लोग, इक्वेशन चमकी कैसे लिखी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, कुछ हवा का प्रेशर P0 प्लस सम प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, कितना h रो जी, h मतलब h, रो मतलब रो 2 इंटू जी, प्लस सम प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। अब ये हाइट कितनी है दोस्त, h माइनस वाई, कितनी दिख रही है, h माइनस वाई, है ना, और रो मतलब इसका रो 1 है ना, इंटू जी। अच्छा, इसके अंदर देखेगा तो लिक्विड स्टैटिक मिलेगा, अंदर थोड़ी लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो तो ऑरिफिस से जब बाहर निकलेगा देन ओनली इट विल फ्लो, है ना, ऐसा है। तो अंदर वाला स्टैटिक लिक्विड है, उसकी वेलोसिटी मैंने 0 चिपका दी है, v1 0 हो गया तो ये 0 हो गया। अच्छा, बाहर क्या है, हवा है, सिर्फ P0 होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मैंने मान लिया है v है तो v, और रो जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका रो, क्योंकि यहाँ पे 2 रो यूज़ हो रहे हैं, तो जो रो निकल रहा है उसका रो मतलब रो 1 मैंने चिपका दिया, यहाँ से पहला पार्ट निकल आएगा। बोलो बाकी कैलकुलेशन तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, आवाज़ नहीं आई क्या, यहाँ से तुम लोग v सॉल्व कर लोगे, मैं वैल्यू क्या क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। इसमें जो जो वैल्यू तुम लोग चिपकाने वाले हो, बोलो भाई, रो 1 कितना है ना, रो 2 कितना है, ठीक है। तो देखो रो 1 मान ले, सब उसने MKS में दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, kg/m³ में है ना। हाइट जरूर उसने सेंटी में दिया है तो उसको मीटर में चिपका देना, y की वैल्यू 20, ये भी सेंटी है तो मीटर में मैं चिपका दे रहा हूँ, और क्या h रो g लगेगा, है ना, तो g की वैल्यू तो ऑफ कोर्स है ना, तुम लोग 10 चिपका देना। तो यहाँ से v कितना निकल आएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड में पूछता है कि
हॉरिजॉन्टल फोर्स F नीडेड टू कीप द सिलेंडर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर ये जो सिलेंडर इट इज कैप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो देखो फंडा दोस्त यहाँ पे ये है, क्या है कि वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल है। कौन सा? कि अगर लिक्विड निकलता है तो क्या लिक्विड के इजेक्शन की वजह से एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है, ये वाला फंडा अप्लीकेबल है। यहाँ पे दोस्त आपने होल बनाया तो होल से जो लिक्विड निकल रहा है उसके इजेक्शन की वजह से एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगती है, कितना? रो ए वी स्क्वायर। रो मतलब जो लिक्विड निकल रहा है उसका रो, मतलब कौन सा? रो वन। ए ध्यान रखें, ए इज नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेसल, नो, ए इज एरिया ऑफ ऑरिफिस, उस होल का एरिया काउंट करते हैं। और वी मतलब ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है ना। तो देखो अब सारी वैल्यूज मैं चिपका रहा हूँ, है ना। देखो तो रो वन 900 है, एरिया ऑरिफिस का यूज़ करेंगे, है ना, बीकर का मत यूज़ कर लेना। ऑरिफिस का दोस्त एरिया है 5, लेकिन वो सेंटी स्क्वायर में है तो मैंने मीटर स्क्वायर में चिपका दिया। और वी तो फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके हो, है ना, वी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ चिपका देना तो फोर्स आ जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है, एडवांस में पूछा था। अब इसने थर्ड पार्ट ने मैकेनिक्स घुसा दी है राइट, खाना हजम नहीं होता जब तक मैकेनिक्स नहीं घुसाता सवाल में उसने फ्रिक्शन घुसा दिया है, फ्रिक्शन के फंडे उसने घुमा दिए हैं। तो फ्रिक्शन के देखो फंडे यहाँ पे कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे। बीकर एंड बॉटम के बीच में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ऐसा है। देखो ये सब पुराने फंडे हैं रे थर्ड पार्ट के लिए जैसे मान ले ये कहानी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये सब एच है, ये मान ले रो 2 है, ये मान ले रो 1 है, ठीक है। और ये अब रफ सरफेस पे उसने बिठा दिया इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग एफ एस मैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या हम सबको पता है एफ एस मैक्स होता है म्यू एस इनटू एन, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से तो ठीक है यार, हम निपट लेंगे, है ना। नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये टेबल उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी जितना कि सिस्टम का वेट होगा, ये सुनो। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन वेट चिपका सकते हैं? अब यहाँ पे वेसल का जो वेट है या जो मास है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे सिस्टम का यार उतना ही मास है जितना कि लिक्विड का मास है, क्योंकि जो कंटेनर है, जो ब्लैंक कंटेनर है, खाली कंटेनर, उसका हमें मास नहीं पता है, खाली डब्बे का मास गिवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम का मास मतलब उतना ही मास मान के चलेंगे जितना कि लिक्विड का मास। अब देखो लिक्विड का मास निकालते कैसे हैं, बड़ा आसान है और बड़ा मज़ेदार है लिख रहा हूँ, दिमाग लगाएं, है ना, लिख रहा हूँ, सब लोग दिमाग लगाएं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान ले इस वाले का मास देखना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी मान ले रो 1 है, इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना, एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया आएगा वो वेसल का आएगा, वो ऑरिफिस का नहीं आएगा, वेसल का आएगा। तो ए इंटू एच, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, मास। ऐसे ही इतने पोर्शन ऑफ लिक्विड का मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना रो 2, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू एच, है ना। तो म्यू इंटू एम और जी मतलब जो भी है। अब ये सारी वैल्यूज गए ना, इनको चिपका दे तो यहाँ से, है ना, एफ एस मैक्स निकल आएगा। तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे, है ना, कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कि एयर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सिस्टम रेस्ट पर रहेगा, मोशन करेगा, पुराने फंड हैं सब। तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल कितना रो 1 रो 2 और ये सब बाहर निकाल ले, ए है, एच है, एरिया की वैल्यू, अब है ना वेसल का एरिया, एच की वैल्यू 60 सेंटी है तो मैं मीटर में चिपका रहा हूँ, और जी ऑफ कोर्स 10 हो जाएगा। इसको तुम लोग सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है एफ एस मैक्स की वैल्यू। जब एफ एस मैक्स पता चलेगा उसके बाद ही तुम बता पाओगे कि यार कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जैसे तुम लोग डेटा यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है उसका जो आंसर है वो दे रखा है उसने 7.2, कितना दे रखा है 7.2, राइट। एफ एस मैक्स की वैल्यू तुम लोग देखोगे तो 45 के आसपास आनी चाहिए, देख लेना कितनी आनी चाहिए, 45 के आसपास आनी चाहिए, क्लियर है, ऐसा है। अब देखो कंपैरिजन कैसे होगा,
ये है अप्लाइड फोर्स। सब लोग थोड़ा ध्यान सुने, यहाँ पे आपने ऑरिफिस बनाया, पानी निकला और इस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया। अब थोड़ा सा फील करें। अब ये बहुत बहुत आसान से फॉर्म में इस तरह से सोचें, एक यार डब्बा है, एक ब्लॉक है और जिस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 7.2 न्यूटन का, ठीक है। तो एक बात बता यार, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया 7.2 का और डब्बा और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन अवेलेबल बहुत सारा है, तो आपको पक्की बात है कुछ भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन संभाल लेगा, फ्रिक्शन अपने आप संभाल लेगा। ये सुनो, तो क्या मिनिमम फोर्स नीडेड टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इट इज 0। अरे यही तो हम लोग पढ़ते हैं रे, इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफ एस मैक्स, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम हिलेगा नहीं। नेचर ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज सेम एज दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन अपना स्टैटिक लगेगा और उतने रहेगा जितना की है। तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे जो फोर्स लगाने की जरूरत है कुछ नहीं है। तो फोर्स अप्लाइड बाय, मिनिमम फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द सिलेंडर इन इक्विलिब्रियम इट इज 0। हाँ, मैक्सिमम कितना लगा सकता है, ये बड़ा कमाल का फंडा है। मैक्सिमम यहाँ पे आप कितना फोर्स लगा सकते हो, तो ये बड़ा शानदार है, इसको बस अच्छे से पकड़ें, है ना। तो देखो ये मिनिमम, अब देख मैक्सिमम में ऐसे एक काम कर, इधर तो भाई साहब लगा ही रहा है 7.2 न्यूटन, ठीक है, इस डायरेक्शन तो लगा ही रहा है 7.2, क्लियर। अब एक काम कर, इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ाना शुरू कर, फोर्स बढ़ाते गया तो सिस्टम की टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, और जब जस्ट बॉडी स्लिप करने वाली होगी तो क्या दोस्त पूरा का पूरा एफ एस मैक्स इधर लग जाएगा, और क्या उसी के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट है इट विल एक्ट एज मैक्सिमम फोर्स which can be applied on the system just to keep the system in static equilibrium, yes or no। तो जो मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हो वो क्या दोस्त इतना लगा सकते हो, yes or no। 7.2 प्लस एफ एस मैक्स, क्या ये बात तुम्हें चमकी? दोनों केस में डिफरेंस समझ पा रहे हो, है ना। आपने सिस्टम को खुला छोड़ दिया, अगर वो रफ सरफेस पे बैठा है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली संभाल लिया है ना, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है, 0, कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पे आप फोर्स बढ़ाते गए, इस एक्शन में स्लिपिंग की टेंडेंसी हो, जब जस्ट स्लिप करने वाला होगा तो एफ एस मैक्स उसको बचाने के लिए इधर लग जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, 10 + 10, और एफ एस मैक्स निकाल चुके, चिपका दे। तो क्या सेकंड पार्ट का दोस्त आंसर आ जाएगा 7.2 और एफ एस मैक्स मान ले 45, तो आंसर आ जाएगा ऐसा है, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट लिक्विड लेयर क्या होगी, है ना। ऑल्सो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बिलो द बाउंड्री सेपरेशन, ये बड़ा मजेदार पार्ट है ना, सब लोग थोड़ा दिमाग लगाएं। देखो ये जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है मैं सब मान लेता हूँ इसकी, है ना, वेलोसिटी कुछ v1 है, और ये जो अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लिक्विड लेयर है इसकी साथ वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v2 है। तो यहाँ पे दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 बराबर a2 v2, या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, वॉल्यूम फ्लक्स और मास फ्लक्स के फंडे लगेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचें, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो ρAv होता है और ये कांस्टेंट रहता है, और सेम लिक्विड हो जाता है तो रो भी कांस्टेंट हो जाता है, तो वो रिड्यूस होता है a × v कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए अगर घुमाओगे तो रो मतलब ρ1, a मतलब इसका a, है ना, अब वेसल का a लगेगा, है ना, और v मतलब इसका v1, और यहाँ पे इस ऑरिफिस के लिए घुमाओगे तो इसका एरिया लगेगा, ठीक है, और रो तो खैर एक ही है यार, है ना। तो वही लिक्विड ये है, वही लिक्विड ये है, तो ρ1 है, और a मतलब a, और वेलोसिटी मान ले v है, तो ρ1 यहाँ पे उड़ जाएगा। तो ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस की जो वेलोसिटी है, जो बाउंड्री ऑफ टू लिक्विड्स, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो यहाँ से निकल आएगी, तो वो v1 आ जाएगी दोस्त ये। अब ये सारी वैल्यू चिपका दे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑरिफिस है उसका एरिया हो गया, सेंटीमीटर में चिपका दे, और जो वेसल उसका एरिया है, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके, मान ले 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये सब चिपका दे, वेलोसिटी निकल आएगी इतने मतलब मीटर/सेकंड, ठीक है। अब आते हैं टॉप मोस्ट वाले पे, उसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, उसके लिए देखो क्या घुमाएंगे। अब इस लेयर और इस लेयर के लिए मैं घुमा रहा हूँ ρAv कांस्टेंट। अब यहाँ पे रो का, ठीक है, फैक्टर काम आएगा। देखो इसके लिए अगर घुमाएगा तो रो मतलब ρ2, a मतलब a, v मतलब v2,
और नीचे वाले लिक्विड के लिए ρ1 A मतलब A, देख ले क्या ये इक्वेशन समझ में आई। अब देखो इस लेयर की और इस लेयर की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी क्योंकि दोनों के रो अलग अलग हैं। यहाँ पे रो सेम था, वो उड़ गया था रे यहाँ पे सेम नहीं है, इसके लिए रो मतलब ρ2 A मतलब A तो खैर दोनों का बराबर होगा, V मतलब मैंने माना V2, और इस लेयर के लिए रो मतलब ρ1 अलग हो गया A और वेलोसिटी V1। तो यहाँ से A उड़ा सकते हो और V2 कितना वो निकल आएगा ρ1 V1 अपॉन, तो यहाँ पे ρ1 मान ले ρ2 हो गया और V1 की वैल्यू यहाँ से चिपका दे, V1 चिपका दे तो जो टॉप मोस्ट वाली लिक्विड लेयर है उसकी भी वेलोसिटी कितनी हो निकल आएगी। क्लियर है। सवाल नंबर 18 में कंटेनर है कंटेनिंग सम लिक्विड, ठीक है, इसका ये साइड वाइड अपने को 2 अल्फा कुछ दे रखा है। एक थिन रॉड है, क्या है, थिन वायर है बेसिकली, ठीक है, उसको सरफेस के ऊपर बिठाया जाता है। कैसे बिठाया जाता है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक है भाई। सरफेस जो है वाई से डिप्रेस हो जाता है, मतलब वाई बहुत छोटा है, तुम लोगों को समझाने कितना बड़ा बना रहा हूँ, बाकी जो वाई है वो बहुत छोटा है, ये यहाँ से तक का डिस्टेंस बोल रहा है वाई। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। देख इसमें क्या है जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा प्लेन पेपर लेना, उसके ऊपर एक छोटा सा नीडल रख देना, रख दिया। अब पेपर को जेंटली ओवर अ वाटर सरफेस प्लेस कर दे, जेंटली बिठा दे, है ना, और धीरे से नीचे वाला जो पेपर है वो हटा ले। जो नीडल है ना वो फ्लोट करता रहता है, वो डूबता नहीं है, उसमें वाटर में डूबता नहीं है। इट्स एक्चुअली में बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो वही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। उसने क्या किया, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे है ना एक रॉड रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो रॉड के वेट की वजह से सरफेस में थोड़ी सी डेंट पड़ जाएगी, सरफेस में थोड़े से डिम्पल पड़ जाएंगे, डेंटिंग समझता है डेंट पड़ जाएगा थोड़ा सा, इस तरह से नीचे आ जाएगा। सरफेस में एक छोटी सी डिप्रेशन, बहुत छोटा सा डिप्रेशन आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है, दिया भी हुआ है, वाई की वैल्यू अल्फा से बहुत छोटी है, ऐसा है। तो एक्चुअली में जो तुमने रॉड यहाँ पे रखा था ना, वो वेट की वजह से यहाँ पे आ गया है, डूबेगा नहीं। ये पूरा सरफेस थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, ये कहानी है। सरफेस में थोड़ी सी डेंट पड़ जाती है, जैसे गाड़ी वाड़ी जब ठुकती है ना तो उसमें डेंट पड़ जाता है नहीं, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, पीछे से आके कोई ठोक दिया, डेंट पड़ गया, उसमें डिम्पल पड़ गया गाड़ी में वही वाली कहानी है, ऐसा है, ठीक है ना। तो देख इसमें जो आइडिया इन्वॉल्व है वो ये है कि थोड़ा ध्यान से देखें, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। फोर्स ड्यू टू जो सरफेस टेंशन होता है, इसकी दो प्रॉपर्टी, दिस इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू लेंथ ऑफ लाइन। तो ध्यान से सोचें, ये रॉड है, इसके इधर वाला जो सरफेस होगा, इसके इधर वाला जो सरफेस होगा, क्या दोनों सरफेसेस T/L का इस तरह से फोर्सेस लगा रहे होंगे, फील कर पा रहे हो? ये सरफेस T/L इधर, ये सरफेस T/L इधर, ऐसा। ये मान ले कोई कॉम्पोनेंट थीटा है, मतलब ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ऐसा है। देख जो भी फोर्स लगेगा अलोंग द सरफेस है, और इस रॉड के लेंथ के नॉर्मल है, जो भी फोर्स लगेगा अलोंग द सरफेस है, रॉड की लेंथ के नॉर्मल है, इस तरह से। अब TL के ये जो cos थीटा कॉम्पोनेंट है ये उड़ जाएंगे, TL का ये साइन थीटा और TL का इसी तरह से ये भी साइन, और नीचे से लग रहा है वेट, क्या लग रहा है, तो ऊपर से नेट फोर्स हो गया 2TL साइन थीटा, नीचे से हो जाएगा ऐसा है, क्लियर है। ऊपर से 2TL साइन थीटा, नीचे से वेट, है ना। तो देखो, तो अब इसमें जो है mg/2, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सवाल आया कि m की वैल्यू क्या रखें और साइन थीटा की वैल्यू क्या चिपकाओगे। तो देखो उसके लिए उसने एक मास डेंसिटी दे रखा है, ये जो रॉड है उसका लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है।
एक्चुअली में मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो रॉड के एल लेंथ का जो मास हो जाएगा वो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो एम की वैल्यू यहाँ पे हम ये चिपका देंगे। तो देखो एम की वैल्यू लैम्डा एल। अब बचा साइन थीटा, तो थोड़ा ध्यान से देखें, ये थीटा होगा तो रे ये भी तो थीटा हो जाएगा, है ना। ये पूरा 2 अल्फ़ा, तो यार ये अल्फ़ा हो जाएगा। ये वाई है, ये अल्फ़ा है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस घुमा दे। ये वाई, ये अल्फ़ा, तो ये अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन 10 वैल्यू लिख रहा हूँ। बोलो क्या ये वैल्यू समझ में आ गई? नहीं। साइन थीटा कितना चिपकाया, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज वाई डिवाइड बाई ये हाइपोटेन्यूज कितना, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ। क्लियर है? एल एल यहाँ से निपटा सकते हो। तो देखो सरफेस टेंशन तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, लैम्डा जी अपॉन 2y। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सुंदर से फॉर्म में लिख लेता हूँ। तुम लोग सवाल पढ़ पा रहे हो तो उसने डेटा दिया हुआ है y इज़ वेरी मच लेस देन एल, y इज़ वेरी मच लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन को मानने वाले हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बाहर निकाल ले, क्या किया समझ में, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही बचेगा। अल्फ़ा को रूट के बाहर निकाल ले। वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की जो कंडीशन है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। बोलो भाई समझ पा रहे हो रे। अल्फ़ा स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा जी अल्फ़ा 2y। इसको थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से ले लेते हैं। क्लियर है? ऐसा है, ठीक है। तो पावर हाफ हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर? अब सवाल में जो कंडीशन गिवन है, राइट, उस कंडीशन के हिसाब से बाइनोमियल घुमा रहा हूँ, क्योंकि y अल्फ़ा से छोटा है तो यार पक्की बात है वाई स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। या अल्फ़ा स्क्वायर इधर निकाल लें, स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी मच लेस देन 1 तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स चिपका दे, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा लैम्डा जी अल्फ़ा 2y। क्या किया समझ में, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स, ये घुमा दिया बाइनोमियल। 1 प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से वेरी स्मॉल है, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इसलिए 1 प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स। एन और एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर? तो तुम लोग आंसर देख पा रहे हो, उसी फॉर्मेट में उसने दिया है लैम्डा जी अल्फ़ा अपॉन 2y। और चाहो तो इस पूरे टर्म को उड़ा सकते हो, क्योंकि हमें पता है यार क्या कि वाई स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर बहुत छोटा है, तो उस टर्म को हटा सकते हो। तो इसी फॉर्म में तुम लोगों को आंसर दे रखा है। सोचो कितना आसान सवाल है, ये एडवांस में पूछा था। तो एक और एडवांस में पूछा हुआ धमाकेदार सवाल, सवाल नंबर 19 में, ये बहुत बेहतरीन फ्यूज़न है बेसिकली, ठीक है, इलास्टिसिटी के कंसेप्ट्स का प्लस ऑफ कोर्स फ्लूइड के, ठीक है। तो देखो इसमें एक अपने को डायग्राम दिया है कि साहब इनिशियली इस तरह की पोजीशन है, एक वायर से ये ब्लॉक सस्पेंडेड है, इनिशियली कम्प्लीटली इमर्स है इनसाइड वाटर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है और वाटर एक कांस्टेंट रेट से वो बाहर निकाल रहा है थ्रू अ पंप, है ना। और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है वो मान ले 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड उसने दे रखा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है, t बराबर 0 पे ये है। फाइंड आउट टाइम एट विच द वायर विल ब्रेक। बड़ा मज़ेदार सवाल है, बता कितने टाइम बाद ये जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो भले एक काम करते हैं, जब वो ब्रेक करेगा तो उस टाइम पे वायर में कितने टेंशन डेवलप होगा वो निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है दोस्त, फोर्स पर यूनिट एरिया वायर के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो वायर का कितना फोर्स है और डिवाइड बाय उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है दोस्त। तो फोर्स मतलब यहाँ पे टेंशन की फॉर्म में होगा, वायर पे आप जो भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतने अमाउंट ऑफ वायर में टेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा T अपॉन A, तो यहाँ से टेंशन निकल आएगी। बाकी सब वैल्यूज अपने को गिवन है, सब चिपका देंगे, टेंशन मत ले, ठीक है, टेंशन की टेंशन ही लेना है। सवाल है कितने टाइम बाद ये वायर ब्रेक करेगा, तो हमें पता नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ साहब वाटर लेवल जब कुछ नीचे आ गया है, जैसे मान लेते हैं साहब ये तो इनिशियल पोजीशन थी, ये कहानी थी t बराबर 0 की। अब जब फाइनली डोरी टूटने वाली है
तो मैं मान लेता हूँ सब कुछ इस तरह की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। लेट्स से यहाँ से जो वाटर लेवल गया है वो x नीचे चला गया है। अच्छा, क्यूब का लेंथ अपने को गिवन है, तो ये दोस्त हो जाएगा मान ले L-6। यहाँ पे मान ले स्ट्रिंग ब्रेक कर चुका है, ऐसा है, ठीक है। तो अभी भी सिस्टम जस्ट इक्विलिब्रियम में होगा, वी कैन जस्ट बैलेंस द फोर्सेस। तो देखो ध्यान से देखें इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। ले देखे तो यही 3 फोर्सेस ही हैं। कौन कौन से? टेंशन हो गया अवे फ्रॉम द वायर, ब्लॉक का वेट हो गया, और ऑफ कोर्स अपथ्रस्ट तो लगेगा। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, यू कैन बैलेंस द फोर्सेस। ऊपर से अपथ्रस्ट प्लस टी है और नीचे से दोस्त mg लग रहा है। क्लियर है? टेंशन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेने का है ना। तो देखो यहाँ पे अब सारी वैल्यू मैं उड़ा रहा हूँ। टेंशन की वैल्यू सिग्मा ए, ठीक है ना। अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट को हम लोग उस फॉर्म में लिखेंगे क्या, m1g/d। किस फॉर्म में? m1g/d। और m1 क्या होता है? मास ऑफ इमर्स पोर्शन ऑफ द बॉडी। कितना मास है ना लिक्विड में इमर्स्ड है, ठीक है ना। तो इसमें और देखते हैं क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तुम लोग सवाल पढ़ पा रहे हो? तो उसमें क्यूब का जो रिलेटिव डेंसिटी RD है वो दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, ब्लॉक का साइड वाइड दे रखा है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि साहब देखो क्यूब का अगर रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये मान ले अपने को गिवन है 1.5 तो यहाँ से क्यूब का जो डेंसिटी है वो निकल आएगा, क्योंकि लिक्विड हमें पता है वाटर है, और वाटर का डेंसिटी हम सबको पता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर MKS में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो सिग्मा इंटू ए एज इट इज। अब सवाल आया ये m1 कैसे निकाला जाए। m1 मतलब हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ इमर्स पोर्शन ऑफ दिस ब्लॉक। तो देखो उसी के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ी थी, है ना, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो देखो लिख रहा हूँ, सब लोग थोड़ा दिमाग लगाएं। बोलो भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग कैसे लिख रहा हूँ? और RD तो खैर अपने को 1.5 गिवन ही है, और इधर वाली बॉडी एज इट इज। बोल, यहाँ तक क्लियर है? कैसे लिखा देख, इतने पोर्शन का मास मैंने क्या लिखा, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मतलब रोएस है, रोएस की वैल्यू निकाल चुके हैं, बाद में चिपका देंगे। एरिया, अब थोड़ा कंफ्यूज ना हो तुम लोग, है ना। एरिया दोनों अलग अलग हैं। देखो ये वाला जो एरिया है उसको मैं छोटा ए मान लेता हूँ, या इसको छोटा वाला एरिया मान लेता हूँ, है ना, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो ए है ये वायर का दोस्त ए है ना। ये वाला जो एरिया है वो है ना क्यूब का सरफेस एरिया है। तो यार डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 10 एरिया इंटू 10 लेंथ। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू एल हो जाएगा। क्यूब है ना भाई, क्यूब में सारे के सारे जो साइड हैं, है ना, वो सारे के सारे इक्वल साइड होंगे। तो L इंटू एल कितना हो जाएगा, L²। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा इट इज़ L²। तो उसको मैं चिपका भी देता हूँ, यहीं पे लगे हाथों चिपका देता हूँ उसको। देखो सिग्मा ए, और ये हो गया है। अच्छा, यहाँ पे RD की वैल्यू डायरेक्टली मैंने चिपका दी, RD अपने को गिवन था 1.5, है ना। तो देखो रो एस इंटू ए मतलब L² हो जाएगा। क्यूब का अगर साइड L है तो L इंटू एल, L², जो बेस का एरिया है वो L² हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू मैं लगे आता हूँ, चिपका देता हूँ, L-x और डिवाइड बाई 1.5, और ये बराबर है भाई साहब mg के। m मतलब पूरे क्यूब का मास है, ठीक है। जैसे क्यूब का मास नहीं गिवन है, लेकिन हम लोग उसी तरह से निकाल लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। तो देखो सिग्मा ए रो एस L² L-x इंटू जी। अब बचा मास, तो मास देखो क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी कितनी है पता है, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम पता है, इंटू। देखो ध्यान से देखो, क्या इस फॉर्मूले में सब कुछ हमें पता है एक्सेप्ट x। क्या x यहाँ से हम लोग निकाल ले जाएंगे? देखो मैं सारी की सारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं बता देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखना। डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे क्या क्या उड़ाना है रे अपने को। तो सिग्मा, सिग्मा मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, सब MKS में गिवन है, उसी में चिपका रहा हूँ। एरिया, ये जो कैपिटल ए है ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कितना, ठीक है साहब, सब MKS में।
डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल चुके हैं 1.5 इंटू 10 पावर एल। क्यूब का जो साइड है वो दोस्त 10 सेंटी में है, तो उसको मैंने मीटर में चिपका दिया। अब ये सब प्रॉपर एमकेएस में आ गए हैं। तो सिग्मा ए रो एस एल जी, जी की वैल्यू 10, जी यहाँ भी दिख रहा है 10। तो ये सारी वैल्यू छाप के हम लोग यहाँ से एक्स कितना वो निकाल लेंगे, राइट। एक्स मतलब ऊपर से कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेवल डाउन हुआ है। जब एक्स निकल आएगा तो टाइम कितना वो निकल आएगा। तो पहले इतना छाप लें। इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ इनिशियल केस से। क्या यार, इनिशियल जो पानी था वो इस पोजीशन से निकलना शुरू हुआ था, है ना। इनिशियल जो वाटर था ना वो यहाँ से निकलना शुरू हुआ था और फाइनली इस पोजीशन में ये जो वायर है वो ब्रेक कर गया, ठीक है। तो देखो, आप क्या मुझे बता सकते हो कि यार ये कितना पानी का वॉल्यूम बाहर गया। तो क्या यार वो वॉल्यूम जो है यही वाला होगा। ये ध्यान से देखो, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इस तरह से, क्या इतना ही जो वॉल्यूम है वो पानी का बाहर निकला होगा, जो वो एक कांस्टेंट रेट से थ्रू अ होल निकाल रहा है ना। तो सब लोग थोड़ा ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ वाटर लिविंग फ्रॉम द वेसल, उसको क्या मैं लिखूंगा, वेसल का एरिया, है ना, माइनस क्यूब का एरिया और मल्टीप्लाइड बाई ये साइड। मतलब पहले बता, क्या ये समझ में आया। कितना पानी बाहर निकला, उस पानी का वॉल्यूम कैसे लिखा, क्या समझ में आया। देख, पूरा जो वेसल का एरिया है माइनस ये क्यूब का एरिया, तो यार ये वाला एरिया आ जाएगा ना, ये है ना, ये एरिया, दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये पूरा एरिया और माइनस इसका तो यार है ना एल स्क्वायर ही होगा ना। तो ए माइनस एल स्क्वायर ये वाला एरिया आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना साइड बचा है, तो यार ये तो एक्स बचा है, तो ए माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये इतना वॉल्यूम ऑफ पानी पंप ने बाहर फेंका है। अब ये पानी निकालने का एक कांस्टेंट रेट है ना। तो वो देखो रेट क्या है, तो रेट है, इक्वेशन समझना, ये जो पानी का वॉल्यूम निकला है ना, ये कांस्टेंट रेट से आ रहा है और वो V/T वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का जो रेट है इट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो उसको क्या मैं लिखूंगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी। क्या ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गई। यहां से डायरेक्टली टी दोस्त कितना निकल आएगा, ये नहीं चमका, ये मैंने कैसे लिखा, देख बहुत सिंपल सा है। पंप जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इस रेट से पानी को बाहर फेंक रहा है। मतलब 1 सेकेंड में कितना वाटर का वॉल्यूम बाहर फेंका उसने, 2 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसको मैंने प्रॉपर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया भाई, सेंटी क्यूब, तो सेंटी मतलब 10⁻⁻2 और उसका क्यूब करेगा तो यही तो है करे। तो 1 सेकंड में इतना मीटर क्यूब फेंक रहा है, तो टी सेकंड में कितने मीटर क्यूब का वॉल्यूम बाहर फेंक देगा। और ये जो वॉल्यूम है, क्या यार ये यही वाला वॉल्यूम है, ये सुनो, हमने पहले देखा कितना पानी बाहर निकला और जो पानी बाहर निकलने का रेट है उसकी वजह से टी टाइम में कितना बाहर आया, और ये वॉल्यूम बराबर ही तो है यार। ये सुनो, बात समझ पा रहे तुम लोग। पहले हमने देखा कितना वॉल्यूम बाहर निकला, ए माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, राइट। और पानी बाहर जा किसकी वजह से रहा है, पंप की वजह से। पंप क्या कर रहा है, 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम निकल रहा है, तो टी सेकंड में दिस इंटू टी, तो दिस इंटू टी शुड बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम। क्या इसमें सब कुछ हमें पता है, एक्स हम लोग निकाल ही चुके हैं, ए की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, तो यहां से वो टाइम निकल आएगा जिस टाइम के बाद ये जो वायर है वो ब्रेक कर जाएगा। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। अब जो है यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट, देखो वैल्यू छाप रहा हूँ ए, तो ए दोस्त यहाँ पे वेसल का एरिया है, तो वेसल का एरिया बोल कितना है, वेसल का यहाँ पे एरिया है 200, लेकिन 200 के समय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रॉपर सिस्टम में रख रहा हूँ, है ना, माइनस एल स्क्वायर। एल कितना है, साइड है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, लेकिन यार वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये ले, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू अच्छा x की वैल्यू क्या हम लोग यहाँ से निकाल लिए, बस x की वैल्यू यहाँ पे चिपका दे, टाइम निकल आएगा। ये आसान सा सवाल था जो एडवांस में पूछा था। आखिरी सवाल में कुछ इस तरह का दोस्त अपने को एक उसने सेटअप बना के दिया है।
इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसने कंडीशन दोस्त दे रखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द ट्यूब एट ए 4 टाइम्स दैट ऑफ द नोजल। नोजल का मान ले ए है, नोजल मतलब जहाँ से पानी निकल रहा है, और ए पॉइंट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 4A है, 4 टाइम्स है। यहाँ पे मान लेते हैं लिक्विड की फ्लो वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे साहब v2 है। तो पूछ रहा है कि वाटर जो है कितनी हाइट तक शूट होगा, शूट होगा मतलब कितनी हाइट तक भागेगा, है ना। बड़ा मज़ेदार सवाल है, ये एडवांस में पूछा था, है ना। तो देखो इसमें नो डाउट हम लोग बर्नौली घुमाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी घुमाएंगे, एंड ऑफ कोर्स मोशन अंडर ग्रेविटी के भी फंडे लगेंगे यार। एडवांस का सवाल है तो, है ना। फ्यूजन तो ज़बरदस्त होता ही होता है ना। तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी घुमा के v1 v2 में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब 4a v1 a v2, ये सुनो समझ आ गया, a1 v1 a2 v2, तो 4a इंटू v1 और यहाँ पे a इंटू v2, तो a उड़ जाएगा। दूसरा हम लोग a और b पे बर्नौली घुमाएंगे। अब यहाँ पे हाइट में चेंजेस तो जनरल फॉर्मूला घुमाना पड़ेगा, क्या, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट, है ना। तो देखो यहीं पे ग्राउंड मान लेते हैं, यहीं पे मान ले h बराबर 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, 4a लिख देते, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे प्रेशर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। बोलो भाई, समझ पा रहे हो रे कैसे लिखा है। तो देख यहाँ पे मान लिया प्रेशर P1 है, ये P1 अपने हो गए ना, कैसे कैसे गए बताऊंगा अभी, है ना। हाफ रो v1 स्क्वायर, अच्छा रो जी एच, एच मतलब यहाँ पे 0 है, इसी को मैंने ग्राउंड मान लिया है। यहाँ पे प्रेशर मतलब P2 है, P2 की वैल्यू बाद में बता दूंगा कैसे कैसे आएंगे, है ना। हाफ रो वेलोसिटी मान ले v2 है, और रो जी एच, एच मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट से वर्टिकल हाइट मान ले l है। अब सवाल आया सब P1 और P2 की वैल्यूज कैसे देखी जाए। अब आओ रुको, इसमें एक नया टर्म दोस्त डिफाइन किया है उसने, प्रेशर ऑफ वाटर एट ए इज इतने गॉज प्रेशर दिया हुआ है। अब ये यार गॉज प्रेशर कौन सी बला है ना। तो ये एक नया टर्म उसने डिफाइन किया है। तो गॉज प्रेशर क्या तुम लोग समझते हो, इट इज द एक्सेस प्रेशर द सरफेस इज हैविंग एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना एक्सेस है, उस एक्सेस प्रेशर को नाम दिया जाता है गॉज प्रेशर। एक नया टर्म उसने डिफाइन किया, मैं बता देता हूं। ये जो गॉज प्रेशर है ये होता है सरफेस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ सरफेस और माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर। बात समझ रहे हो ना रे, दिस इज हाउ वी डिफाइन गॉज प्रेशर। मतलब सरफेस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना बड़ा है, दैट इज द मेजर ऑफ दिस गॉज प्रेशर। जैसे कि इस केस में जो ए का प्रेशर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं गिवन है, वो गॉज प्रेशर गिवन है। तो क्या यार हमें गिवन है ए का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर। दोस्त क्या अपने को ये गिवन है, ये सुनो 41 10⁻3। क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग, किसी भी सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना एक्सेस है, दैट इज द मेजर ऑफ इट्स गॉज प्रेशर। तो ए का गॉज प्रेशर मतलब ए का प्रेशर P1 माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये गिवन है, P1 नहीं गिवन है, दिस P1 माइनस P0 गिवन है, ऐसा है ना। तो देखो तो P1 की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे चिपका रहा हूँ, ठीक है। तो देखो P1 की वैल्यू इधर चिपका देता हूँ, P1 की वैल्यू हो गई P0 41 10⁻3 हाफ रो। अच्छा V1 की वैल्यू हम लोग ने निकाल चुके हैं, V2/4 कितना, और ये बराबर P0। अब रुको P2। तो क्या यार बाहर तो हवा है, इसके बाहर तो प्रेशर जो है P0 होगा, तो क्या मैं P2 डायरेक्टली चिपका सकता हूँ, P0 है, यहाँ तो हवा है ना रे इसके ऊपर थोड़ी कोई लिक्विड है। तो P2 की वैल्यू डायरेक्टली P0 गिवन है ना, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स दस रो GL। पहले बता ये जो इक्वेशन लिखी गई क्या ये तुम्हें चमकी, बस यहाँ से डायरेक्टली V2 अपना दोस्त निकल आएगा, ऐसा है, क्लियर है। यहाँ से क्या P0 दोस्त उड़ जाएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा रो है ना, ये देखो ये अपने को वैल्यूज दोस्त गिवन है, रो है G है, रुको
वाटर का आप देखो डेंसिटी हर केस में गिवन नहीं होगा, अपने को याद रखना पड़ेगा ना, तो 1000 चिपका देना, जी की वैल्यू 10 चिपका देना, एल तो एल क्या अपने को गिवन है 1.1 मीटर। अब ध्यान से देखें, रो पता है यार, रो पता है, जी पता है, एल पता है, इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, V2 निकाल लो। V2 निकल आएगा तो यार कितनी हाइट तक जाएगा नहीं निकाल सकते हो, उसके बाद तो इक्वेशन ऑफ मोशन घुमाना है। पार्टिकल को u की स्पीड से फेंकता है तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, u²/2g, u की वैल्यू V2 चिपका दे, हो गया, इतना छाप लो। अब बस मोशन अंडर ग्रेविटी के फंडे लगाना है, हो गया। और प्रेशर का कंसेप्ट ध्यान रखना, सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना एक्सेस है, वो जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर, ठीक है। तो देखो इसमें आप भाई साहब क्या करना है, अब आपका प्रॉब्लम दोस्त इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि यार पार्टिकल को V2 से फेंका है और यहाँ तो ग्रेविटी है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगी, इवेंचुअली वो स्टॉप कर जाएगा। तो बताए यहाँ से वो कितनी हाइट अटेन करेगा, तो यार ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि यार ग्राउंड से पार्टिकल को U से फेंको तो पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, इट इज़ u²/2g। और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका दे, है ना, कोई लंबा चौड़ा प्रूफ थोड़ी है। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में थर्ड घुमा रहा हूँ, बोलो भाई समझ पा रहे हो? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल V2, एक्सेशन नीचे है तो -g और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स ऊपर है तो +h, है ना। तो h की वैल्यू यहाँ से ही आ जाएगी V2² ऐसा है, क्लियर है? वही तुम्हें पूछ रहा है क्या, फाइंड आउट हाइट h अबव द नोजल, ये नोजल है, नोजल से कितनी हाइट पे, ऐसा है, नोजल से कितनी हाइट तक वाटर शूट होगा, तो वो इतनी हाइट है, कुछ नहीं करना है, V2 यहाँ से निकल चुका है, यहाँ चिपका दे, h कितना निकल आएगा। तो ये आसान सवाल था जो एडवांस में पूछा था। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी फॉर J एडवांस, राइट। आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।